हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को, शुभ प्रभात, राधे राधे, राम राम। स्वागत है आप सभी का आज के इंडियन पॉलिटी के इस 26वें सेशन में, 26 सेशन में इंडियन पॉलिटी के। दोस्तों जल्दी इंडियन पॉलिटी हमारी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से अपने बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नियर है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में ही हम क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन का टाइम चला गया, एग्जाम नियर है, तो हम एमसीक्यू के माध्यम से बाकी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। एमसीक्यू को भी हम विस्तृत तरीके से करेंगे, इसलिए नो नीड टू वरी, राइट। तो चलिए दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में हमने यस गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ठीक है, एक साथ मैं सबको गुड मॉर्निंग बोल दे रहा हूँ, एक एक करके कमेंट में मैं नाम नहीं ले पाऊंगा आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखिए समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है, हमें इंडियन पॉलिटी को ख़त्म करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, जल्दी, ताकि हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी कर पाएँ। ठीक है, यस वेलकम टू द क्लास, वेलकम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। यस चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि यदि आपको डाउट है तो जो सिविल के स्टूडेंट्स हैं वो अपने किसी भी डाउट का समाधान के लिए उत्कर्ष सिविल नाम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और यदि मैकेनिकल वाले किसी स्टूडेंट को डाउट है तो उत्कर्ष मैक नाम का टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करें, ज्वाइन हो जाएं। और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यदि किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो उत्कर्ष EE वाले टेलीग्राम ग्रुप को डाउनलोड, इसको चैनल को ज्वाइन करें। ये कौन सा चैनल है दोस्तों? डाउट सॉल्विंग चैनल है ये। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए चैनल बनाया गया है और विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर अंदर आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। डाउट के अलावा और कोई भी चीज़ इस चैनल पे ना पूछें। ये चैनल स्पेसिफिकली डाउट सॉल्विंग के लिए बनाया गया है, क्योंकि कभी कभी आपके कमेंट्स जो आते हैं क्लास के दौरान, क्लास में टॉपिक समझाते वक्त उस कमेंट को हम नहीं ले पाते, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। आपकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए ये स्पेशल डाउट सॉल्विंग चैनल बनाया गया है। इस पर आप जो भी डाउट आपको वीडियो से रिलेटेड हों, है ना, क्लास से रिलेटेड हों, टॉपिक से रिलेटेड हों, तो आप बेहिचक यहाँ पूछें और एक दिन के अंदर अंदर वो रिस्पेक्टिव का सब्जेक्ट का फैकल्टी आपका वो डाउट क्लियर कर देगा। क्लियर है मेरे दोस्त? तो अपने अपने ग्रुप पर पूछें। और यदि आपको जीएस और रीजनिंग में कोई डाउट होता है तो दोस्तों उसके लिए, जीएस के लिए आप मुझे अलग से टैग कर सकते हैं @Deepak581 पे। तो दोस्तों इन टेलीग्राम ग्रुप्स में आप जिस भी ग्रुप पे जुड़े हुए होंगे, सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, उसमें @Deepak581 ये मेरा यूज़र नेम है टेलीग्राम पे। इस पर आप सीधा मुझे टैग करेंगे और मेरे से डाउट पूछ लेंगे। क्लियर है मेरे दोस्त? यस। तो इन ग्रुप्स पे आप जब भी डाउट पूछेंगे जीएस के और मैकेनिकल वाले ग्रुप पे, मैकेनिकल वाले अपने सब्जेक्ट के, तो मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आपको याद होगा, देखिए क्लास में, मैंने कल की क्लास में भी आपको बोला था कि मैं ज़्यादा कमेंट्स को स्टडी नहीं करूँगा। ठीक है, कमेंट्स देखूँगा ज़रूर, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा जेन्युइन डाउट होगा तभी उसको हैंडल करूँगा। अदरवाइज़ मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पर होगा? पढ़ाने पर होगा। क्लियर है? यस। 1 से 2 सेशंस की बात करेंगे हम इसमें, है ना, ताकि हम थोड़ा सा फोकस कर सकें। और जैसे ही मुझे लगेगा कि अब हमारा सब्जेक्ट नियर टू एंड है, तो उसके बाद हम डाउट्स और जेन्युइन डाउट्स आपके ले लेंगे। और वैसे कोई डाउट हो तो आप इस पर पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है? यस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो लगातार गुड मॉर्निंग के मैसेज मैं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त, शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट पार्ट। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था आपको पता है? गण पूर्ति की बात हमने लास्ट क्लास में की थी। दोस्तों गण पूर्ति मतलब जितने सदस्य आपके लोकसभा में हैं उसके कम से कम कितने प्रतिशत सदस्य का रहना अनिवार्य है? 10%, 10वें भाग। तो दोस्तों इसका मतलब कम से कम 10% सदस्यों का रहना अनिवार्य है। किसके लिए भाई? तो लोकसभा की बैठक, लोकसभा का सत्र शुरू ही तब होगा जब कम से कम कितने सदस्य हों? तो कुल सदस्यों की 10% आबादी होनी चाहिए। मतलब आपको पता है लोकसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं? 543। तो कम से कम 55 सदस्य रहेंगे तभी लोकसभा का सत्र स्टार्ट होगा, बैठक स्टार्ट होगी, वरना उस बैठक का कोई फिर मोल नहीं है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि कम से कम 10% तो रहने चाहिए। हालांकि मेरा ऐसा मानना है और कई सारे विद्वानों का भी ऐसा मानना है, राजनीतिज्ञों का भी ऐसा मानना है कि इसको 10% से बढ़ाकर कम से कम 50% कर देना चाहिए। क्योंकि 10% में दोस्तों है ही कितनी जनसंख्या? 55। ठीक है, अब मान लो 55 लोग सिर्फ रूलिंग पार्टी से, जो पार्टी शासन में है, जो पार्टी सरकार में है, मान लो 55 लोग उसी से आ गए
और वही आपस में डिस्कस करके कोई चीज़ बिल पारित कर दे रहे हैं, कोई कानून बना दे रहे हैं, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है? फिर लोकतंत्र कहाँ गया? फिर ऑपोजिशन की आवाज़ कहाँ गई? फिर विरोधियों की बात कहाँ गई? उनका पक्ष कहाँ गया? विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष कल को बोलेगा ये कानून हमसे बिना डिस्कस किए ही पास कर दिया। ठीक है, चलिए, स्थानों का रिक्त होना, अनुच्छेद नंबर 101। तो दोस्तों किसकी बात हो रही है? वैकेंसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? खाली, जो जगह खाली हो जाती है, स्थान जो रिक्त हो जाते हैं, वैकेंसी। कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता मेरे दोस्त। क्लियर? यदि ऐसा है तो उसे अपनी स्वेच्छा से एक सीट खाली करनी होगी। मान लो कोई व्यक्ति राज्यसभा का भी मेंबर है और लोकसभा का भी है। मान लो मैं राज्यसभा से क्या किया गया था, मैं राज्यसभा में चुनकर आया था। ठीक है, अब क्या होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है, उसमें मैं भी लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन में मैं किसी अपने संसदीय क्षेत्र से खड़ा होता हूँ। सपोज करो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के क्षेत्र से खड़ा होता हूँ और मान लीजिए मैं जीत जाता हूँ, तो दोस्तों क्या मैं लोकसभा का भी क्या बन जाऊँगा? सदस्य बन जाऊँगा। लेकिन क्या मैं एक ही समय पर राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे एक जगह त्यागनी होगी। क्लियर है? यस, अन्यथा किसी एक सदन में उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। यदि आप अपनी स्वेच्छा से नहीं त्यागोगे तो एक जगह अपने आप रिक्त मान ली जाएगी, आपकी खाली कर दी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद या विधानमंडल मतलब दोस्तों आपके राज्य के अंदर विधानसभा या फिर किसी राज्य में विधान परिषद है। किन किन राज्यों में है विधान परिषद? 6 राज्यों में है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद तेलंगाना में है, उसके बाद आपके कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है और बिहार में है। मेरे दोस्तों ये 6 वो राज्य हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया 5 अगस्त 2019 को और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 31 अक्टूबर 2019 के दिन, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस होता है। क्लियर है? तो दोस्तों हमने ये देखा कि विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और किसी राज्य में विधान परिषद आती है, एक ही साथ आप लोकसभा के सदस्य है ना, मतलब संसद के सदस्य, और एक ही साथ आप विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। क्लियर है? उस केस में भी आपकी एक जगह रिक्त मान ली जाएगी। क्लियर है? यस, यदि ऐसा है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट छोड़नी होगी। क्लियर है दोस्त? तो अपने राज्य के विधानमंडल में, विधानसभा में या फिर विधान परिषद में यदि आप विधायक हैं तो आपको अपने विधायक की पद छोड़नी होगी 14 दिन के अंदर, वरना क्या होगा? वरना उनकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि आपने अपने राज्य की विधानसभा या विधान परिषद की सीट नहीं छोड़ी, ठीक है, तो आपका क्या होगा? संसद की सदस्यता चली जाएगी, बड़ी वाली पोस्ट चली जाएगी, एमपी की पोस्ट चली जाएगी। नेक्स्ट, यदि कोई संसद सदस्य 60 दिनों की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना, अनुज्ञा मतलब देखो, यदि आपको छुट्टी लेनी है, संसद के सत्र से छुट्टी लेनी है, तो आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी किसकी? संसद की। क्लियर है? यस, तो संसद की यदि आज्ञा के बिना आप 60 दिनों तक संसद की सेशन को अटेंड नहीं करते हो, दोस्तों ये 60 दिन कौन से दिन है? छुट्टी वाले दिन नहीं, जिस दिन संसद का काम चल रहा होगा, तो वर्किंग डे की बात हो रही है, मतलब कार्य करने वाले दिनों की बात हो रही है। तो 60 कार्य करने वाले दिनों तक यदि आप संसद में अपनी उपस्थिति नहीं दिखाते तो दोस्तों आपके स्थान को रिक्त मान लिया जाएगा कि आपने अपनी संसद की पदवी छोड़ दी है, आप अपने सांसद का पद का त्याग कर दिया है। क्लियर? तो 60 दिनों तक लगातार यदि बिना अनुमति के, बिना आज्ञा के यदि आप संसद की कार्यवाही में नहीं सम्मिलित होते हैं तो आपकी सीट को रिक्त माना जाएगा। क्लियर है? तो इन तीन अलग अलग केसों में आपकी जगह को रिक्त माना जा सकता है अनुच्छेद नंबर 101 के अनुसार। याद रखें, तो अनुच्छेद नंबर 100 किसकी बात करता है? 100 नंबर गणपूर्ति की बात, कोरम की बात करते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोरम। ठीक है, उसके बाद 101 किसकी बात करता है कि किस किस कंडीशन में वेकेंट सीट्स मानी जाएगी, आपकी जगह को रिक्त माना जाएगा। तो पहला हमने देखा, एक ही समय पर आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में एक ही समय पर सदस्य नहीं हो सकते। क्लियर है? आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना अपने आप रिक्त मान लिया जाएगा। दूसरा, एक ही समय पर आप अपने राज्य के विधानमंडल में और लोकसभा राज्यसभा, बोले तो संसद में, एक ही समय पर दोनों के सदस्य नहीं हो सकते। आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा 14 दिनों के अंदर आपको अपने विधानसभा या विधान परिषद की सीट छोड़नी होगी, वरना आपकी संसद की सीट चली जाएगी यदि आपने अपने मन से नहीं छोड़ा तो। तीसरा, 60 कार्य वाले दिनों में यदि आप संसद में सम्मिलित नहीं होते तो आपके स्थान को अपने आप रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब अनुच्छेद नंबर 105 के अनुसार, ये सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है ये सब।
दोस्तों 105 के अनुसार क्या है, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार की बात की गई है। मतलब दोस्तों विशेषाधिकार मतलब ये प्रिविलेज हैं, तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। दोस्तों देखो, संसद को भी कुछ विशेषाधिकार मिले हैं और सांसदों को भी कुछ विशेषाधिकार मिले हैं, सांसदों को भी। क्लियर है? इस विशेषाधिकार में दोस्तों क्या होता है, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना, यदि आपके ऊपर कोई सिविल केस हो गया है, सिविल केस दोस्तों मतलब यदि मान लो कि आपने किसी को गोद लिया, किसी बच्चे को गोद लिया, ठीक है, लेकिन उस बच्चे के साथ कुछ दुष्कर्म हो गया, तो वो एक सिविल केस में आएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्रिमिनल केस भी हो सकता है यदि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ हो तो, ठीक है। बाकी गोद लेने की प्रक्रिया में यदि कोई दिक्कत हुई है तो सिविल केस में जाएगा। इसके बाद मान लो आपके घर में झगड़ा हो गया और आपकी जो पार्टनर है वो आपसे डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो दोस्तों डाइवोर्स का केस भी कैसा केस है, सिविल केस है। कैसा केस है, सिविल केस है। तो दोस्तों जो सिविल केस होते हैं, है ना, जो घरेलू केसेस होते हैं, क्लियर है, तो जो घरेलू केस होते हैं मेरे दोस्त, उसमें संसद के सत्र से 40 दिन पहले और संसद के सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो सिविल केस में ध्यान से सुनना, सिविल केस में यदि आप संसद में कार्यरत हैं, इस समय सत्र चल रहा है संसद का, तो संसद के सत्र के शुरू होने से पहले के 40 दिन, संसद के सत्र के खत्म होने के बाद के 40 दिन, इस दौरान आपकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। आपको ये क्या मिला हुआ है, विशेषाधिकार मिला हुआ है। क्लियर? क्योंकि आप क्या हैं, संसद के सदस्य हैं, सांसद हैं। क्लियर है मेरे दोस्त? यस। आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। अब देखो, संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और अस्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वतंत्रता होगी। इसका मतलब दोस्त, आपको एक मर्यादा की भाषा में रहते हुए, मतलब संसदीय मर्यादा होती है कुछ, मतलब संसद के लोग मिलकर ही, मतलब पूरी संसद मिलकर कुछ कानून बनाती है संसद के लिए, स्पेशली संसद के लोगों के लिए, मतलब सांसदों के लिए कुछ कानून बनाए गए होते हैं। इस कानून के दायरे में रहते हुए आपको कुछ भी बोलना है। आप किसी को भी गाली नहीं दे सकते, आप किसी को भी मानहानि, आप किसी की मान को हानि नहीं पहुंचा सकते, मतलब किसी की भी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ बिना सबूतों के गलत शब्दों का चयन नहीं कर सकते। क्लियर है? यस। लेकिन आम लोगों से फिर भी ज़्यादा आज़ादी होती है। मतलब आप विपक्ष को, आप पक्ष को कुछ भी बोल सकते हैं, आप सरकार को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बिना अपशब्दों का प्रयोग करते हुए। मतलब संसदीय मर्यादा, संसदीय नियम और कानून के दायरे में रहते हुए आपको पूरी स्वतंत्रता होती है कि आप अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। क्लियर? वाक स्वतंत्रता होती है। तो जो हमारा अनुच्छेद नंबर 19 है, ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा आज़ादी मिलती है क्योंकि आप सांसद हैं, और जो बाकी आम लोग हैं, संसद से बाहर के लोग, उनको उतनी आज़ादी नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट, संसद की अनुमति के बिना किसी सदस्य को साक्ष्य देने के लिए सम्मन नहीं किया जा सकता। मतलब दोस्त कि यदि, ध्यान से सुनो, संसद की यदि अनुमति नहीं है तो पुलिस आकर सम्मन नहीं कर सकती। मतलब यदि संसद के अंदर कोई सांसद बैठा हुआ है तो आपको पहले अनुमति लेनी होगी, किसकी? उस पर्टिकुलर जो सदन होगा उसके अध्यक्ष की। तो जैसे लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष, है ना, स्पीकर। और दोस्तों जो सभापति होते हैं किसके? राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं, है ना, तो चेयरमैन जो होते हैं उनको, वो कौन है? देश के वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो इन दोनों से परमिशन लोगे तभी जाके उसको अंदर से, मतलब सदन के अंदर से गिरफ्तार किया जा सकता है या समन किया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से। लेकिन यदि कोर्ट के बाहर हैं, ध्यान से सुनिए, यदि आप कोर्ट के बाहर हैं तो दोस्तों आपको गिरफ्तार किया जा सकता है किसी भी क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट के लिए। मतलब यदि आपने कोई क्राइम कर दिया है तो दोस्तों आपके लिए फिर कोई बचाव नहीं है। आपका बचाव सिर्फ और सिर्फ सिविल केस में होगा। क्रिमिनल केस में आपकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, अभी देखो दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ था, जो आपको पता है ईडी जो है ना, आपका ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, जो मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे का जो इधर उधर होता है और टेररिज्म से रिलेटेड जो पैसा ट्रांसफर होता है, उन पर ध्यान देता है। इसी केस में क्या हुआ मेरे दोस्त, जो संजय राउत जी थे, जो शिवसेना की पार्टी में जो है ना, मेन कह सकते हो अध्यक्ष ही हैं एक तरीके से, तो शिवसेना की पार्टी में जो अध्यक्ष संजय राउत, उनके घर पर छापा पड़ा है और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, ईडी में पूछताछ हो रही है ना। ऐसा पता चला है
यस, वहाँ पर जो चौल होता है, चौल क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा इलाका जहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं। क्लियर है? यस, तो एक चौल का केस है वहाँ पर, उस चौल के केस में फंस गए हैं। क्लियर संजय राउत जी, और इनसे पूछताछ चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इनकी जो पत्नी थी, इनकी जो भार्या थी, उनके अकाउंट में इन्होंने करीब करीब 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया है। क्लियर है? और इनके कुछ रिश्तेदारों से भी मिली भगत है। खैर वो हमारा मैटर नहीं है डिस्कस करने का यहाँ पर, वो कहीं एग्जाम में नहीं आ रहा। मैटर ये है ले देकर कि संसद, ये संजय राउत और उनकी पार्टी की जो एक प्रवक्ता हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, उनका कहना ये है कि इन्फॉर्म पहले राज्यसभा के सभापति को बताना चाहिए था। किनको? अभी जो वेंकैया नायडू 11 तारीख तक, 10 तारीख तक रहेंगे, 11 तारीख को शपथ ग्रहण होगा उपराष्ट्रपति जी का, ठीक है, जो कि हो गया है अब, है ना। तो 11 तारीख से कौन बन गए हैं हमारे देश के सभापति, कौन बन गए हैं राज्यसभा के? जगदीप धनखड़ साहब, ठीक है। तो संजय राउत जी का जो केस चला था उसी के दौरान बात हो रही थी, तो संसद की अनुमति लेनी जरूरी है। तो उन्होंने क्या कहा था वेंकैया नायडू जी ने जब थे तो उन्होंने क्या बोला था कि संसद की सभापति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है क्रिमिनल केस में। तो ये क्रिमिनल केस है। क्लियर है? यहाँ पर पैसों का लेन देन हुआ है, पैसों की तस्करी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। क्लियर है मेरे दोस्त? यस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। इसका मतलब संसद के अंदर जो भी कार्यवाही हुई है, ध्यान से सुनना, संसद के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर न्यायालय की जांच नहीं बैठ सकती। न्यायालय सिर्फ उस केस में जांच करेगी जहां संसद द्वारा बनाया गया कानून हमारे संविधान के प्रावधानों के खिलाफ काम करता हो। तो कोई कानून यदि संसद ने बनाया है जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, विरुद्ध काम कर रहा है, तब एक्शन में आएगी कौन? न्यायालय। वरना न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कमरे में बैठकर, संसद में बैठकर क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, न्यायालय उस पर प्रश्न नहीं उठा सकता। क्लियर है? तो यहां तक की इतनी तक की आजादी दी गई है इन लोगों को। क्लियर? अब दोस्तों अनुच्छेद नंबर 85 के अधीन राष्ट्रपति को समय समय पर प्रत्येक सदन को आहूत करने का, आहूत मतलब दोस्तों समन, कन्वीन करने का बात हो रहा है। कन्वीन मतलब बुलाया जाता है। मतलब अनुच्छेद नंबर 85 में बात बोली गई है कि समय समय पर संसद के सत्र बुलाए जाने का जो शक्ति है वो किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। ये हमने राष्ट्रपति की शक्तियों में भी देखा था। कौन सी शक्ति? वैधानिक शक्तियों में। उसका सत्रावसान करने, सत्रावसान दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या होता है? प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन मतलब सत्र को समाप्त करने की बात हो रही है। सत्रावसान मतलब सत्र को समाप्त करना। क्लियर? और लोकसभा का विघटन मतलब दोस्तों किसकी बात हो रही है? डिसोल्यूशन। मतलब लोकसभा को भंग कर दिया आपने। क्या कर दिया? भंग कर दिया। मतलब अब नई लोकसभा बनेगी। कैसे? नया इलेक्शन होगा, डिसोल्यूशन। क्लियर है? यस दोस्तों, लेकिन ये सारी बातें राष्ट्रपति किसके कहने पर करते हैं? प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद के सलाह पर करते हैं, और इनकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। मतलब इनकी सलाह को मानना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। ये बात कहाँ लिखी गई है? यह अनुच्छेद नंबर 74 में लिखी गई है। क्लियर है दोस्त? यस। नेक्स्ट, संसद के 2 अधिवेशनों का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब संसद के 2 सत्रों के बीच का जो गैप है ना, जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया? हमारे संविधान में इस बात की कहीं चर्चा नहीं है कि 3 सत्र होने चाहिए। हमारे संविधान में कोई चर्चा नहीं है कि 3 सत्र होने चाहिए। होते हैं लेकिन संविधान में चर्चा नहीं है। संविधान में बस इतना बोला गया है कि 2 सत्रों के बीच का गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, तो संसद के कौन कौन से सत्र होते हैं मेरे दोस्त? बजट सत्र होता है, मॉनसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। तो बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। दोस्तों बजट सत्र को बजट सेशन बोलते हैं। बजट सेशन, इसको मॉनसून सेशन बोलते हैं, जो कि इस बार 18 जुलाई से स्टार्ट हो गया था। मॉनसून सेशन 18 जुलाई से। और दोस्तों इसको बोलते हैं विंटर सेशन। क्या बोलते हैं? विंटर सेशन। विंटर सेशन, ठीक है। तो दोस्तों बजट सेशन कब शुरू होता है? बजट सेशन शुरू होता है 1 फरवरी से। और दोस्तों सबसे पहले बजट सेशन में क्या होता है प्रस्तुत? इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक संरक्षण। क्लियर है? यस, आर्थिक सर्वेक्षण होता है दोस्त। यस, संरक्षण है सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण में किस चीज की चर्चा होती है कि पिछले बीते 1 साल में हमारा जो आर्थिक नीति थी, हमारी आर्थिक नीतियों ने
कैसा परफॉर्मेंस दिया, है ना, हमारे देश में कमाई कितनी हुई, राजस्व कितना आया, हमारे देश में खर्च कितना हुआ, ठीक है, हमारे देश में कितनी कमी पड़ गई, बिजनेस कैसा चला, हमने कितना निर्यात किया, कितना आयात किया, विदेशों में जो भारतीय रहते हैं उन्होंने भारत में कितना पैसा भेजा। क्लियर है दोस्त, हमारे देश से कितने लोग बाहर काम करने गए, कितने एनआरआई हैं हमारे देश में दोस्तों। तो सारी आर्थिक प्रक्रिया में पिछले 1 साल में जो भी कुछ हुआ है देश में, आपके देश की आर्थिक स्थिति बताता है पिछले 1 साल की, इससे आपके देश का आर्थिक स्वास्थ्य पता लगता है, ठीक है। और दोस्तों बजट में क्या होता है, बजट में अगले एक साल में मेरा क्या क्या खर्चा होगा, मैं कहाँ कहाँ खर्च करूंगा, सरकार बताती है हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट को कितने कितने पैसे की जरूरत है, कौन कौन से मंत्रालय को कितने कितने पैसे की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद हम लोग टैक्स के माध्यम से कितना उम्मीद कर रहे हैं अगले 1 साल में पैसा इकट्ठा करने का। क्लियर, यस। इस तरीके से दोस्तों अगले 1 साल की चर्चा होती है किसमें, बजट में। जैसे आप अपने घर का भी बजट तैयार करते हो ना कि अगले 1 महीने में हम ये खर्च करेंगे, यहाँ पे खर्च करेंगे और हमें यहाँ से पैसा आएगा, हमने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट हमें इनको देना है, इतना लोन हमें आगे लेना है। क्लियर है, तो दोस्तों ये सारी बातें किसमें आ जाएंगी, बजट में आ जाएंगी। क्लियर, पिछले 1 साल का आर्थिक सर्वेक्षण, अगले 1 साल का बजट। क्लियर। अब दोस्तों अब आ जाओ किस पर, कुछ खास बातें होती हैं संसद के सत्र से रिलेटेड, तो बातें देख लेते हैं। तो दोस्तों सिनेडाई, तो दोस्तों देखो ये जो हमारा एडजर्नमेंट है, तो दोस्तों क्या होता है एडजर्नमेंट जो होती है, तो दोस्तों एडजर्न आपने सुना होगा, दिस कोर्ट इज एडजर्न फॉर टुडे। आपने यदि कभी लोकसभा या राज्यसभा की मीटिंग देखी हो या फिर कोई मूवी भी देखी होगी तो दोस्तों उसमें बोलते हैं दिस कोर्ट इज एडजर्न फॉर टुडे, आज की कार्यवाही यहीं स्थगित की जाती है। तो दोस्तों कार्यवाही को स्थगित करना, ध्यान से सुनो, कार्यवाही को स्थगित करना 2 तरीकों से हो सकता है। स्थगित को बोलते हैं एडजर्नमेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, एडजर्नमेंट, स्थगित। दोस्तों स्थगित का मतलब होता है किसी काम को बीच में रोक देना। काम देखो, काम खत्म नहीं हुआ है, काम को खत्म नहीं किया गया है, रेस्ट लेने की बात की गई है। बीच में काम, जैसे मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा हूँ मान लो, लेकिन मेरे को पढ़ना है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर बीच में ही है, लेकिन मैंने क्या किया, पानी पीने चला गया, या मैं एक छोटी सी हल्की सी नींद ले रहा हूँ, नैप ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं तब तक कोई आधे घंटे में कोई यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ। तो दोस्तों इसको बोलते हैं क्या, रेस्ट लेना। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, ये जो रेस्ट लेने की प्रक्रिया है, ये जो संसद के सत्र को बीच में स्थगित करने की प्रक्रिया है, ठीक है, यह स्थगित कुछ मिनटों के लिए भी हो सकता है, कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, कुछ हफ्तों के लिए भी हो सकता है। क्लियर है मेरे दोस्त, तो ये स्थगित करने की प्रक्रिया कितने भी समय के लिए हो सकता है। लेकिन ध्यान से सुनो, यदि आप स्थगित करते हैं, कौन स्थगित करते हैं, लेकिन सर स्थगित करते कौन है, किसको अधिकार है स्थगित करने का। बिल्कुल मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स का इस समय जवाब नहीं दूंगा क्योंकि आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दें, ठीक है। छोटा सा सेशन है, हमें जल्दी से जल्दी इसको कोर्स को कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करनी है। क्लियर, आपसे बात करने में ही मेरा आधा घंटा चला जाता है हर बार। यस, फिर आप बार बार पूछते हैं सर ख़त्म कब होगा, तो ख़त्म तो तब होगा ना जब ख़त्म करने दोगे, ठीक है। यस, तो बस अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना बेस में, वो सब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर भी थोड़ी बहुत जो डाउट रह जाते हैं वो डाउट वाले टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ लेना। क्लियर है, यस। चलिए, तो मैंने क्या बोला, एडजर्नमेंट जो स्थगित करने की प्रक्रिया है, वो स्थगित करते कौन है, संसद के सत्र को स्थगित कौन करते हैं दोस्तों, स्पीकर करते हैं। कौन करते हैं, स्पीकर या फिर सभापति। तो जो आपके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, स्पीकर, और जो आपके सभापति होते हैं राज्यसभा के, बोले तो भारत के उपराष्ट्रपति, है ना, जो सभापति होते हैं किसके, राज्यसभा के, ये इन दोनों को अधिकार है स्थगित करने का। अब दोस्तों स्थगित तो आपने कर दिया, लेकिन यदि स्थगित आप करते हो बोलकर, ध्यान से सुनो भाई, यदि आप समय बताते हो कि हम कल इसी समय मिलेंगे, आज सभा आज के लिए स्थगित की जाती है, कल हम दोपहर में 3 बजे मिलेंगे, यदि आप अगली बार मिलने का समय बताते हैं तो दोस्तों उसे बोलते हैं एडजर्नमेंट। सीधा सीधा क्या बोलते हैं, स्थगित करना, एडजर्नमेंट। लेकिन यदि आप अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं, आप अगली बार मिलने का समय नहीं बताते, तो दोस्तों उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट सिने डाई। क्या बोलते हैं, एडजर्नमेंट साइन डाई, हिंदी में साइन डाई, सिने डाई बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जब अध्यक्षता करने वाले अधिकारी, मतलब कौन, आपके अध्यक्ष या फिर सभापति,
है ना, सदन को स्थगित करते हुए आगामी बैठक की तारीख तय नहीं करता है। मतलब दोस्तों अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित हो चुका है। क्लियर है, पता नहीं अब कब मिलेंगे, पता नहीं कितने दिनों बाद, कितने घंटों बाद, या फिर कितने हफ्तों बाद मिलेंगे, पता नहीं है कुछ भी। क्लियर है, तो जब पता नहीं होता अगली बार मिलने का समय तो उसे सिने डाई बोलते हैं, मतलब तय नहीं है कि अगली तारीख क्या होगी मिलने की। ठीक है, तो यदि अगली तारीख बताई जाएगी तो सिंपल बोलेंगे स्थगित होना, लेकिन अगली तारीख यदि नहीं बताई जाएगी तो आप बोलोगे एडजर्नमेंट सिने डाई, स्थगित सिने डाई, मतलब निश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सत्रावसान, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन, तो दोस्तों प्रोरोगेशन क्या होता है, अभी मैंने बोला कि एक चलते हुए सत्र को बीच में स्थगित कर देना। स्थगित मतलब कुछ समय के लिए रोक देना। क्लियर है, कुछ समय के लिए, वो समय दिन में भी हो सकता है, घंटों में भी, हफ्तों में भी, मिनटों में भी, और ठीक है। अब लेकिन दोस्तों अब बात किसकी हो रही है, यहाँ पर प्रोरोगेशन की बात हो रही है, सत्रावसान, प्रोरोगेशन। इसमें क्या होता है दोस्त, मैंने सत्र ही समाप्त कर दिया। कितने सत्र होते हैं हमारे इसमें, हमारे यहाँ पर संसद में कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र बताया मैंने, मॉनसून सत्र बताया, और आपको बताया शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन। तो दोस्तों किसी भी सत्र को यदि खत्म कर दो, सत्र को ही खत्म कर दिया मैंने, मतलब मैंने बोल दिया आज शीतकालीन सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हैं, लेकिन ये घोषणा करते कौन है, सत्र को समाप्त करने की घोषणा कौन कर सकते हैं, तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के पास होती है ताकत। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया, यदि आप स्थगित करते हैं कुछ समय के लिए तो वो पावर किसको मिली हुई है, अध्यक्ष महोदय को, है ना। तो अध्यक्ष लोकसभा के और सभापति राज्यसभा के। लेकिन मेरे दोस्त यदि आपको सत्रावसान करना है, सत्र को ही समाप्त करना है, तो दोस्तों वो अधिकार किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। क्लियर है, यस। अब मान लो आपको पूरा का पूरा संसद का जो लोकसभा है उसका विघटन ही करना है, यह राज्यसभा का विघटन नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया, राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली सभा है, एक अस्थायी सभा है। क्लियर है मेरे दोस्त, लेकिन लोकसभा सिर्फ 5 साल के लिए चुनकर आती है। 5 साल से पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है। यदि किसी के भी पास बहुमत नहीं है तो लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा और नया निर्वाचन कराया जाएगा, नया इलेक्शन करवाया जाएगा। क्लियर, लेकिन लोकसभा का विघटन हो सकता है। क्लियर, तो विघटन करने का अधिकार भी किसको प्राप्त है मेरे दोस्त, राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति जी को भी प्राप्त है। और लोकसभा का विघटन कुछ खास परिस्थितियों में ही होता है, इमरजेंसी कंडीशंस में ही होता है। क्लियर है मेरे दोस्त, यस। अब देखो संसद की विधायी प्रक्रिया, संसद की विधायी प्रक्रिया मतलब संसद कानून कैसे बनाता है उसकी कुछ प्रक्रिया है। क्लियर है मेरे दोस्त, यस। तो देखो सामान्य विधेयक कैसे बनाना है, सामान्य विधेयक कानून बनाने के लिए तो संसद बना है ना, तो सामान्य कोई कानून बनाना है, सामान्य विधेयक पास करना है तो कैसे होगा, धन विधेयक पास करना है तो कैसे काम होगा, वित्तीय विधेयक, दोस्तों धन विधेयक को क्या बोलते हैं, मनी बिल, मनी बिल। वित्तीय विधेयक को क्या बोलते हैं, फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल। क्लियर है दोस्त, यस। नेक्स्ट संविधान संशोधन विधेयक, दोस्तों ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल। तो दोस्तों चारों बिलों, ये याद रखना इनके अनुच्छेद है। संविधान संशोधन का कोई विधेयक आता है, बिल आता है, तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यह अनुच्छेद नंबर 368 के तहत ये बिल लेकर आते हैं, और यदि ये पास हो गया तो क्या बन जाता है, संविधान अधिनियम संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। तो दोस्तों कोई भी विधेयक, कानून कब बनता है, जब एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है। क्लियर है मेरे दोस्त, यस। अब प्रक्रिया ऐसी भी हो सकती है कि कोई बिल पहले लोकसभा में आया, फिर वो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया, राज्यसभा में डिस्कशन हुई, पास हो गया, फिर वो राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के लिए जाता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखो अलग अलग तरह के विधेयकों के लिए अलग अलग तरीका है। सामान्य विधेयक, तो सामान्य विधेयक मैं आपको बता चुका हूं पहले, क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी आ सकता है। सामान्य विधेयक किसी में भी आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है वो, है ना, प्रस्ताव, और राज्यसभा से भी आ सकता है। किसी से भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों सदनों से पास होना चाहिए, और फिर राष्ट्रपति जी उस पर क्या करते हैं, अपना हस्ताक्षर करते हैं। क्या करते हैं, अपना हस्ताक्षर। तो अनुच्छेद नंबर 107 के अनुसार सामान्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यही बात मैंने आपको बताया। सामान्य विधेयक के लिए यहाँ पर कोई भी कम शक्तिशाली या ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, दोनों सदनों में सब बराबर हैं, किसी भी सदन में ला सकते हो सामान्य विधेयक। ठीक है मेरे दोस्त, यस। तो याद रखना सामान्य विधेयक में धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा और कोई भी विधेयक सामान्य विधेयक में आता है।
नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिलती है विधेयक को, वो कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? 111। तो अनुच्छेद नंबर 111। 110 किसकी बात करता है? 110 धन विधेयक की बात करता है। किसकी? धन विधेयक की, मनी बिल की बात करता है 110। अभी अभी आपने देखा। तो राष्ट्रपति जी की स्वीकृति जो मिलेगी वो 111 के तहत लिखा हुआ है, ठीक है। तो पारित विधेयक अध्यक्ष या सभापति द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो जो भी विधेयक पारित हो गया, मतलब दोनों सदनों से पारित हो चुका है, दोनों सदनों से पास हो गया, दोनों सदनों के सदस्यों ने पास कर दिया, तो दोस्तों उसके बाद राष्ट्रपति के पास इसे कौन ले जाते हैं इस विधेयक को? तो लोकसभा से यदि पास हो गया है, मतलब अंतिम पास यदि लोकसभा से हुआ तो अध्यक्ष महोदय प्रस्तुत करेंगे राष्ट्रपति के सामने, और यदि अंतिम पास हुआ है राज्यसभा से, है ना, तो दोस्तों सभापति जो होंगे राज्यसभा के, वो हमारे राष्ट्रपति के पास इस बिल को ले जाएंगे, इस विधेयक को ले जाएंगे। क्लियर है? यस। क्लास में ही कंसंट्रेट करें, ठीक है, इधर उधर के कमेंट्स प्लीज ना करें, ठीक है, क्लास पर ही ध्यान होना चाहिए आप लोगों का। यस, क्लास को ध्यान से देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मैंने बता दिया ना, या तो कमेंट सेक्शन में नीचे पोस्ट कर दो या फिर डाउट सॉल्विंग ग्रुप में पूछ लो, ठीक है। यस, चलिए नेक्स्ट, विधेयक को अनुमति दे सकता है ना। तो भाई देखो, राष्ट्रपति की स्वीकृति मैंने अलग अलग आपको बता दी थी। याद करो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, मैंने आपको वहां वीटो पावर डिस्कस किया था। वीटो पावर में दोस्तों ये सारी की सारी हमने पावर्स डिस्कस कर ली थी। तो ये रिपीट हो रही है पॉइंट्स, तो हम रिपीट पॉइंट्स को दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, पीडीएफ में मौजूद है, इसे पढ़ लीजिएगा। ये हम पहले ही वीटो पावर में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब हम ये इसका अंग्रेजी अनुवाद, आइए अब आगे नेक्स्ट। तो दोस्तों अब बारी है किसकी? धन विधेयक की। अब बारी है किसकी? धन विधेयक की। तो दोस्तों धन विधेयक कौन से अनुच्छेद के तहत होता है काम? अनुच्छेद नंबर 110 के तहत। अनुच्छेद नंबर 110 के तहत धन विधेयक की चर्चा होती है। धन विधेयक इसमें परिभाषित है, ठीक है। दूसरी बात, धन विधेयक के बारे में एक चीज और समझना जरूरी है दोस्त। यहाँ पर धन विधेयक किसको समझा जाएगा? तो देखो, यदि किसी में भी इन विषयों से संबंधित काम, कौन? कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियम, मतलब दोस्तों सारी बात किससे रिलेटेड है? टैक्स। सारी बात किससे रिलेटेड है? टैक्स। कोई नया टैक्स आ रहा है, किसी पुराने टैक्स में बदलाव करना है, किसी पुराने टैक्स में कोई नई चीज जोड़नी है, जैसे जीएसटी। तो जब जीएसटी दोस्तों आया था तो कौन से बिल के तहत जीएसटी आया था? जीएसटी मनी बिल के तहत आया था। कौन से बिल के तहत? मनी बिल के तहत। दोस्तों कोई टैक्स में चेंज करना हो, क्लियर है, कोई पुराने टैक्स पे कोई चीज हटानी हो, टैक्स का स्लैब हटाना हो, दोस्तों ये सारी बातें कौन सी विधेयक के थ्रू होती है? धन विधेयक। दोस्तों आधार को भी, आधार बिल जो पास हुआ था जिसपे बहुत विवाद छिड़ा था, सुप्रीम कोर्ट में भी गया था ये विवाद, दोस्तों आधार बिल को भी उन्होंने कैसे प्रस्तुत किया था? धन विधेयक के फॉर्म में। दोस्तों आपको पता है कि आधार बिल धन विधेयक नहीं है, इस पे काफ़ी डिबेट छिड़ा, लेकिन बीजेपी की सरकार ने बहुत दिमाग लगाया। क्यों? क्योंकि उस समय, जिस समय आधार बिल पास हो रहा था, उस समय बीजेपी के पास राज्यसभा के अंदर कोई भी मेजॉरिटी नहीं थी, राज्यसभा में बहुमत नहीं थी। दोस्तों इतिहास गवाह है कि भारतीय राजनीति इस तरीके से काम करती है कि जो भी सरकार बनाता है लोकसभा के अंदर, दोस्तों उसका बहुमत नहीं देखने को मिलता है राज्यसभा में। क्लियर है? क्योंकि राज्यसभा में अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि हैं, और जब तक बीजेपी आधे से ज़्यादा राज्य कहना गलत होगा, मतलब सारे राज्यों को मिलाकर कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं? 4033 क्या है? निर्वाचित विधायक हैं। इस 4033 में से कम बीजेपी के पास आधे से ज़्यादा विधायक होने चाहिए। क्लियर है? चाहे वो जैसे भी हों, बाय हुक और बाय क्रूक, आधे से ज़्यादा विधायक नहीं होंगे दोस्त, तो क्या होगा कि कोई भी ऐसा विधेयक जो राज्यसभा से पास होना है वो नहीं पास हो पाएगा बीजेपी के थ्रू। क्लियर? तो बीजेपी ने क्या किया? दिमाग लगाया यहाँ पर। वहाँ पर क्या किया? बीजेपी का जो गठबंधन है, एनडीए जिसे हम बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए गठबंधन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आधार को धन विधेयक बना के प्रस्तुत किया। अच्छा सर, धन विधेयक बना के प्रस्तुत करने से कोई फायदा होता है क्या? बिल्कुल होता है मेरे दोस्त। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ कौन प्रस्तुत कर सकता है? लोकसभा। ये लोकसभा की कुछ विशिष्ट शक्तियों में आता है, ये स्पेशल पावर्स हैं लोकसभा की, जिसके तहत लोकसभा को ही सिर्फ शक्ति मिली हुई है कि सिर्फ वही धन विधेयक प्रस्तुत कर सकता है सदन के अंदर। राज्यसभा धन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकता मेरे दोस्त। क्लियर है? याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन तीनों के अलावा कोई भी विधेयक, साधारण विधेयक
आप किसी भी सदन द्वारा प्रस्तुत करवा सकते हो, लेकिन धन विधेयक की जब बात आती है मेरे दोस्त, तो वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा प्रस्तुत कर सकता है। अच्छा ठीक है सर, तो क्या सर राज्यसभा उस पर साइन नहीं कर सकता? बिल्कुल करेगा मेरे दोस्त। देखो, यदि राज्यसभा की साइन करने की उस पर इच्छा नहीं भी है, यदि राज्यसभा उसे पारित नहीं भी करना चाहता है, तब भी दोस्तों 14 दिन से ज़्यादा वो रख नहीं सकता उस विधेयक को अपने पास। 14 दिन तक ही वो विधेयक अपने पास रख सकता है। 14 दिन बाद यदि राज्यसभा ने उसे ना तो वापस लौटाया और ना ही उस पर साइन किया, तो दोस्तों क्या होगा, ये विधेयक अपने आप पास मान लिया जाएगा राज्यसभा से। तो राज्यसभा बस एक काम कर सकता है, क्या कि इस विधेयक को वापस लौटा सकता है। कहाँ? लोकसभा के पास। क्या कह के कि देखो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, उसमें हम चाहते हैं कि आप संशोधन करिए, इस बिल के कुछ प्रावधान से हमें प्रॉब्लम है, उसमें संशोधन कर दीजिए, हम पास कर देंगे। लोकसभा ये कहती है राज्यसभा को कि हम जाओ, हम नहीं करते चेंज, हमें नहीं करना इसमें संशोधन, ऐसे ही पास करना है तो ठीक, वरना अपने आप 14 दिन में तो पास हो ही जाएगा। तो राज्यसभा के पास दोस्तों शक्तियां नहीं है, बिना दांत का जानवर है राज्यसभा यहाँ पर। क्लियर है? राज्यसभा चाहे भी तो इस विधेयक में चाह कर भी कुछ चेंज नहीं करवा सकता। तो याद रखना, धन विधेयक की असीम शक्तियां किसको मिली हुई हैं? लोकसभा को मिली हुई हैं। क्लियर है? यस। धन विधेयक केवल लोकसभा में तथा राष्ट्रपति की संस्तुति पर प्रस्तावित किया जा सकता है। मतलब आपको ना राष्ट्रपतियों की पूर्वानुमति लेनी होगी दोस्तों, है ना, इसे क्या बोलते हैं, परमिशन लेनी होगी। मतलब दोस्तों, यदि आपको धन विधेयक लेकर आना है तो राष्ट्रपति की क्या लेनी होगी? परमिशन। एक और बात, धन विधेयक, कौन सा विधेयक धन विधेयक कहलाएगा, इसके लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा? लोकसभा के अध्यक्ष के पास, मतलब स्पीकर। तो दोस्तों स्पीकर को ही ये पावर मिली हुई है, सिर्फ स्पीकर के पास ये शक्तियां हैं कि किस विधेयक को धन विधेयक कहा जाएगा। यदि स्पीकर ने कह दिया कि ये वाला विधेयक धन विधेयक है, तो समझ लेना कि वो राष्ट्रपति की अब अनुमति लेनी है आपको और उसे प्रस्तुत करना है लोकसभा में। लेकिन यदि स्पीकर ने, अध्यक्ष ने, लोकसभा के अध्यक्ष ने मना कर दिया किसी बिल को धन विधेयक कहने से, तो दोस्तों फिर आप उसे प्रस्तुत नहीं कर सकते लोकसभा में। क्लियर है? यस। मतलब वो लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन धन विधेयक के तौर पर नहीं। मतलब राज्यसभा पे भी इतनी शक्तियां हैं अब उस विधेयक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो दोस्तों प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में। तो अनुच्छेद नंबर 117 और 109 का क्लॉज नंबर 1, धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। वही मैंने आपको बताया, लोकसभा के अध्यक्ष ही अंतिम तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं। आइए दोस्त, धन विधेयक पारित होने की प्रक्रिया क्या है? तो पहले लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है। मतलब राज्यसभा के पास शक्ति नहीं है, बस वो सिफारिश दे सकता है इस विधेयक पे। क्लियर है? नेक्स्ट, राज्यसभा उसमें संशोधन नहीं कर सकती, बल्कि संशोधन की सिफारिश दे सकती है। खुद संशोधन नहीं करेगी, आपको बोलेगी, किसको? लोकसभा को, कि देखो हम वापस कर रहे हैं इस विधेयक को ताकि आप लोग कुछ इसमें संशोधन कर सकें। तो हम कुछ संशोधन अपनी तरफ से प्रस्तावित करते हैं, सिफारिश दे रहे हैं, आपको यदि ठीक लगे तो कर लीजिए। मान लो लोकसभा नहीं करना चाहती, फिर भी ये पास हो जाएगा। क्यों? राज्यसभा के पास शक्ति ही नहीं है, बस सिफारिश देने के अलावा और राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। तो राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि वह विधेयक को 14 दिन के भीतर लौटा दे। यदि वो 14 दिन के भीतर नहीं लौटाती तो उसे पास मान लिया जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? उसे पास मान लिया जाएगा राज्यसभा से। यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिन में लौटा देती है तो लोकसभा उसकी सिफारिशों पर काम करने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि उसे स्वीकार नहीं है, लोकसभा को यदि राज्यसभा की सिफारिश स्वीकार नहीं है धन विधेयक के ऊपर, तब भी वो वापस उसे पास कर देगा और वो पास मान लिया जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली सारा खेल लोकसभा का ही है धन विधेयक के मामले में। अब दोस्तों राष्ट्रपति की अनुमति की बात अभी हमने की थी, राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। तो एक बात किसमें लिखी गई है? राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी जरूरी है 111 नंबर में। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इसको देखा था। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से मनी बिल का कॉन्सेप्ट भी हमने खत्म किया। आपके एग्जाम के लिहाज से मनी बिल में जो जो इंपॉर्टेंट था वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। क्लियर? अब आ जाओ दोस्त फाइनेंस बिल के ऊपर, वित्तीय विधेयक, फाइनेंस बिल। दोस्तों 117 नंबर आर्टिकल में इसकी चर्चा है, अनुच्छेद नंबर 117 में इसकी चर्चा है। क्लियर? तो दोस्तों वित्तीय विधेयक किसे बोलते हैं? जिसका संबंध धन संबंधी विषयों से है। इसका मतलब दोस्तों ये भी धन संबंध, देखो फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब ये तो पैसा, फाइनेंस। क्लियर है मेरे दोस्त? तो धन विधेयक में क्या है? कर, कर मतलब टैक्स की बात की गई है। और यहाँ पर क्या है? धन संबंधी,
मतलब उससे पैसे से रिलेटेड जो जो सब्जेक्ट होंगे वो सब इसमें डिस्कस किए जाएंगे। अर्थात वित्तीय विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लिखित एक या अधिक विषयों के एक साथ साथ साधारण विधान के उपलब्ध भी है। मतलब दोस्तों कि ये एक ऐसा विधेयक है जिसमें मनी भी होगी, मनी एंड अदर मैटर्स। दोस्तों सिर्फ यदि बात सिर्फ पैसे की है, ध्यान से सुनना, यदि बात सिर्फ और सिर्फ पैसे की है तो फिर उसे मनी बिल बोला जाएगा। लेकिन यदि पैसे के साथ साथ कोई और बात भी उससे जुड़ी हुई है तो दोस्तों फिर वो आ जाएगा किसमें, फाइनेंस बिल में। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सरकार एक रोड बनाना चाहती है तो रोड बनाने के लिए जो पैसा है, सिर्फ पैसे की यदि बात होगी तो मनी बिल के तहत होगा। लेकिन यदि मेरे दोस्त रोड बनाने के लिए जो पैसा चाहिए, साथ में ये भी देखना है कि रोड जो बनेगी वो ढंग से बनी है कि नहीं, उसको क्या करना है, उसको प्रॉपर तकनीक से बनाना है, कुछ खास तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल करना है, ठीक है, कुछ इंस्पेक्शन ऑफिसर्स को भी बुलाना है उस रोड को बनाने के लिए। तो दोस्तों इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, मुझे साथ में कुछ और बातें भी इससे जुड़ी चाहिए। जैसे मेरे को कुछ खास इंजीनियर चाहिए होंगे, मेरे को कुछ खास मटेरियल चाहिए होंगे, ठीक है, मेरे को ऑस्ट्रेलिया से मैं ना कुछ इंपोर्ट करवानी होगी मशीन्स। तो दोस्तों जब बाकी बातें भी आ जाती है पैसे के अलावा तो उसकी चर्चा किसमें होती है, फाइनेंस बिल में होती है। याद रखना दोस्त, मतलब पैसे के अनुच्छेद 110 में जो पैसे से रिलेटेड जितनी बातें हैं उसके साथ साथ है ना, उसके साथ साथ और भी विषयों पर यदि चर्चा है तो उसे फाइनेंस बिल बोलते हैं। तो कोई पूछ ले कैसे अलग है धन विधेयक से, तो आप बोलेंगे सर धन विधेयक में सिर्फ धन से रिलेटेड बातों की चर्चा है, लेकिन यहाँ पर धन और उसके साथ कोई और बात भी यदि जुड़ी हुई हो तो फाइनेंस बिल में आ जाएगा। क्लियर? यस। अब दोस्तों देखो, धन विधेयक के समान वित्तीय विधेयक भी लोकसभा में ही आरंभ हो सकता है। दोस्तों ये भी सिर्फ लोकसभा में आरंभ हो सकता है, यह भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आरंभ हो सकता है। लेकिन और इसमें भी राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दो चीजें तो इसकी बिल्कुल मैच कर रही हैं, किससे, धन विधेयक से, मनी बिल से। पहला, सिर्फ लोकसभा में ही यह इंट्रोड्यूस प्रस्तावित किया जा सकता है, और दूसरा, राष्ट्रपति जी की स्वीकृति या पूर्वानुमति के बिना इसको नहीं लाया जा सकता लोकसभा में। लेकिन दोस्तों इसमें एक फर्क है। फर्क क्या है मेरे दोस्त? वित्तीय विधेयक जो है इसमें राज्यसभा का भी योगदान होता है। मतलब राज्यसभा के पास भी शक्तियां होती हैं कि वो वित्तीय विधेयक को क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, पारित नहीं कर सकता। ठीक है दोस्त। लेकिन धन विधेयक में यदि राज्यसभा चाहे भी तब भी धन विधेयक को पारित होने से रोक नहीं सकता, लेकिन ये वित्तीय विधेयक को पारित होने से रोक सकता है। क्लियर है? यस। नेक्स्ट दोस्तों, वित्तीय विधेयक पे चर्चा हो गई है, आइए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल बिल्स, तो दोस्तों इसे फाइनेंशियल बिल्स बोला गया, हमने चर्चा कर ली इसकी। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों तीसरे बिल की, लास्ट बिल की चर्चा करते हैं, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, इसका मतलब दोस्त किसकी बात हो रही है यहाँ? अनुच्छेद नंबर 368 के तहत यदि आपको संविधान के किसी भी प्रावधान का, संविधान के किसी भी अनुच्छेद का, संविधान के किसी अनुसूची में, संविधान के किसी भाग में यदि कोई भी संशोधन करना हो तो दोस्तों इस विधेयक को लाया जाता है, और ये विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि आप ध्यान रखना, ये सिर्फ लोकसभा में नहीं, ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा। क्लियर? इसे सदन के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इस बात को ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, ये भी सामान्य बिल की तरह किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, और इसके लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा की कोई आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसमें राष्ट्रपति की आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? राष्ट्रपति की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो भाई आगे। इस विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत, विशेष बहुमत दोस्तों मैंने पहले भी बताया आपको, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है मेरे दोस्त? मैंने आपको पहले भी बताया, 2/3 किसका, किसका, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग उपस्थित हैं उस समय, और उनमें से जितनों ने वोट किया। ध्यान से सुनो, मान लो कि संसद में 500 कितने मेंबर है, 543 हैं लोकसभा में। ठीक है, अब लोकसभा में 543 लोग हैं, 543 में से सिर्फ 400 लोग प्रेजेंट हैं। कितने? 400 लोग प्रेजेंट हैं। 400 में से 400 लोग प्रेजेंट हैं, लेकिन उसमें से वोट सिर्फ 300 लोग ही दे रहे हैं। 400 लोग प्रेजेंट हैं लेकिन वोट देने वाले लोग कितने हैं इस बिल पर? सिर्फ 300। तो 300 प्रेजेंट थे 400, लेकिन उसमें से वोट कितनों ने दिया? 300। तो 300 का 2/3 मतलब 200। तो 200 से अधिक लोग, जितने भी लोग वोट दे रहे हैं 300 लोग, उनमें से 200 से ज्यादा लोगों का वोट यदि इसके पक्ष में है,
संशोधन के पक्ष में है, विधेयक के पक्ष में है, तो संशोधन हो जाएगा। क्लियर है? यस, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, इसे पारित करने हेतु संसद की संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती। मतलब दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती है। मतलब आप यदि ये पास नहीं हो रहा, ध्यान से सुनो, यदि कोई भी सदन इसको रिजेक्ट कर देता है तो ये संशोधन नहीं हो सकता। क्लियर है? आप ये नहीं बोलोगे कि राज्यसभा इसको रिजेक्ट कर रहा है तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा को एकजुट करके बैठाएंगे, संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग बैठाएंगे और इसे पास करवा देंगे। नहीं दोस्त, इसमें ज्वाइंट सिटिंग अलाउड ही नहीं है। क्लियर है? अलग अलग ही पास करना पड़ेगा आप दोनों को। क्लियर? अंत में विधेयक राष्ट्रपति के पास उसकी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है, लास्ट में राष्ट्रपति के साइन के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन याद रखना, राष्ट्रपति की परमिशन इसको लाने के लिए, इसको प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। जबकि मनी बिल, धन विधेयक और आपका जो वित्तीय विधेयक था, दोनों के अंदर, फाइनेंशियल बिल, दोनों के अंदर जरूरी हो जाता है क्या, राष्ट्रपति जी की अनुमति लेना। क्लियर है मेरे दोस्त? यस, आगे बढ़ जाते हैं हम। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लो जिस कलर से करना चाहते हो। अनुच्छेद नंबर 108 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक की चर्चा की गई है। अभी हमने क्या बोला कि यदि संविधान संशोधन का कोई विधेयक पारित करना है तो उसके लिए कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। किसकी भाई? किसकी? संसद की। संयुक्त बैठक बुलाने की शक्तियां किसके पास हैं? राष्ट्रपति जी के पास। क्लियर? यस, 108 के तहत ये शक्ति मिली हुई है। ठीक है। यदि किसी विधेयक को एक सदन में पारित किए जाने और दूसरे सदन को भेजे जाने के बाद दोस्तों किस किस केस में संयुक्त बैठक बैठाई जा सकती है, वो सारे केस यहाँ पर आपके पास मेंशन्ड है। लेकिन इनमें से एक भी केस आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप इतना याद रखना कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 108 में। लेकिन यदि कोई स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहा है या फिर यूपीएससी की कर रहा है तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है मेरे दोस्त? यस। नेक्स्ट, आइए आगे बढ़ जाते हैं अब देखो दोस्त, अभी तक केवल तीन बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है, सिर्फ 3 बार हुआ है। पहला, ये तीनों याद होने चाहिए आपको, ये तीनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है दहेज प्रतिबंध विधेयक, मतलब डाउरी प्रोहिबिशन बिल, डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1961। दोस्तों इस केस में दोनों सदनों को बैठाया गया था एक साथ। दूसरी बार कब हुआ? बैंक सेवा आयोग विधेयक, बैंक सेवा आयोग, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन, है ना, बैंकिंग कमीशन का गठन किया गया था 1978 में। तो दोस्तों तभी जाकर 1980 में, आपको याद होगा 1980 के अंदर 6 और बैंकों को, पहली बार 1969 में 14 बैंकों को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया बैंकों का। कितने? 14 बैंकों का। कब? 1969 में। दूसरी बार 1980 में किया गया, कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक आयोग का गठन हुआ था, उसमें उसको पास करवाना था विधेयक को, तो ज्वाइंट सिटिंग बैठाई गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, आतंकवाद निवारण विधेयक, फिर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा 2002 में। तो दोस्तों इसको पास कराने के लिए भी ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ था, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। क्लियर है मेरे दोस्त? तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 अलग अलग क्या है बिल, जिसमें अभी तक क्या हुआ है? ज्वाइंट सिटिंग बैठी है। इसके अलावा कभी जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर हमने चर्चा कर ली, ज्वाइंट सिटिंग पर भी हमने चर्चा कर ली। ठीक है, याद रहे जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है तो आपको कितनी मेजॉरिटी चाहिए ज्वाइंट सिटिंग में? लोकसभा और राज्यसभा के जब मेंबर एक साथ बैठते हैं तो आपको कितनी मेजॉरिटी चाहिए? आपको चाहिए मेरे दोस्त कितनी? आधी। जितने लोग वोट कर रहे हैं, प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उसका आधा, मतलब सिंपल मेजॉरिटी, सामान्य बहुमत बोलते हैं इसे। क्लियर है? यस। तो 3 केसों में ऐसा हुआ है, बैंकिंग सर्विस कमीशन, है ना, रिपील बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, है ना, और उसके बाद डाउरी प्रोहिबिशन बिल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त। अब है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट के नाम से भी जानते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम आमतौर पे क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। अनुच्छेद नंबर 112। क्लियर है? यस।
प्लीज़ बातें ना करिए कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्त, बातें ना करो। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि शांति बनाए रखें, ध्यान से लेक्चर सुनते रहें। कोई जेन्युइन डाउट हो तो डाउट का जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें पूछ लेना। क्लियर है? यस। बस 2 से 3 क्लास की बात है, जब हम MCQ शुरू करेंगे तो खुल के जवाब देना कमेंट सेक्शन में, खुल के पूछना जो पूछना हो। ठीक है? यस। एक बार इस थियोरी पोर्शन को कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके कमेंट्स लेते लेते ही समय बीत जाता है सारा। ठीक है? कुछ पढ़ ही नहीं पाते हम लोग। चलो भाई, तो अब देखो वार्षिक वित्तीय विवरण। दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया था कि बजट की चर्चा, बजट शब्द की चर्चा संविधान में नहीं है। किसकी चर्चा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं इसे। क्लियर? तो दोस्त मेरे इसे बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? बजट शब्द की चर्चा कहीं भी संविधान में नहीं है। क्लियर? अब जो राष्ट्रपति हैं वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट कहा जाता है। तो दोस्तों प्रस्तुत करवाते कौन है? राष्ट्रपति। और प्रस्तुत करते कौन हैं? करते हैं देश के वित्त मंत्री। कौन करते हैं? देश के वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। अब तो निर्मला सीतारमण जी टैबलेट के माध्यम से प्रस्तुत करने लग गई हैं पिछले साल से। उससे पहले क्या होता था? लेदर का पाउच होता था लाल कलर का, है ना, देखा होगा आपने, है ना, लेदर का पाउच होता था, लेदर बैग। ठीक है दोस्त? यस। तो बजट शब्द जो आया है ना, ये एक फ्रांसीसी शब्द है, बूके, बूगे से आया है। बूगे क्या होता है? एक बैग होता है। क्लियर है? यस। तो हमने क्या बोला कि राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत करवाया जाएगा, लेकिन प्रस्तुत करेगा कौन? देश के जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे इस समय कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। क्लियर? वो प्रस्तुत करती हैं। अच्छा, ये हमारा जो देश का वित्तीय वर्ष होता है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर, हमारे देश का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो क्या होता है? इंडिया का, देखो अमेरिका का और बाकी जो बड़े बड़े देश हैं उनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से खत्म होता है 31 दिसंबर को। लेकिन दोस्तों हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। क्लियर है? यस। अब बजट जो होता है दोस्तों वो फरवरी माह के प्रथम दिन वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी, प्रथम दिन प्रस्तुत किया जाता है बजट। क्लियर? उससे जस्ट 1 दिन पहले क्या आता है? आर्थिक सर्वेक्षण आता है पिछले साल का पूरा। ठीक है? बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, मैंने ये बात बता दी, और वो भी 1 दिन पहले ही किया जाता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रेल बजट को दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत ज्यादा। रेल बजट को आम बजट से एकवर्ष समिति की सिफारिश, याद रखना, एकवर्ष समिति, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी समिति, कौन सी कमिटी? भाई एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1921 में अलग कर दिया गया था। दोस्तों ये अंग्रेजी कमेटी थी। कौन सी? एकवर्थ कमेटी। ये एक अंग्रेज की कमेटी थी और अंग्रेजों ने 1921 में क्या किया था दोस्त? अलग कर दिया। किसको? रेलवे बजट को। किससे? आम बजट से। रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया था 1921 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन लेकर आए? आर के षणमुखन चेट्टी 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया। यह अंतरिम बजट था, इंटरिम बजट। इंटरिम बजट क्या होता है दोस्तों? जो पूरे साल का नहीं होता, जो थोड़े समय का होता है, तत्काल के लिए होता है। ठीक है? यस। तो कुछ समय के लिए, कुछ समय की अवधि के लिए जो बजट आता है उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं मेरे दोस्त अंतरिम बजट। क्लियर है? इंटरिम बजट। ये परमानेंट बजट नहीं था, पूरी समय के लिए नहीं था। क्लियर? संविधान में बजट शब्द का प्रयोग भी नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट दोस्तों, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 के अनुसार भारत की संचित निधि से कोई भी धन विनियोग विधेयक के पारित हुए बिना नहीं निकाला जा सकता। तो दोस्तों विनियोग विधेयक किसे बोलते हैं? फाइनेंस बिल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फाइनेंस बिल। तो दोस्तों याद रखना, तो हमारा विनियोग विधेयक के तहत 114 के तहत क्या बोला हमने कि इसमें आप संचित निधि, तो देश की जो संचित निधि है क्या है? कंसोलिडेटेड फंड। आपको पता है सारा टैक्स का पैसा इसी में आता है मेरे दोस्त, और इसी में से सबकी सैलरी भी दी जाती है। इसी फंड में से सबकी सैलरी भी दी जाती है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन सबकी सैलरी यहीं से आती है, और देश में जो कमाई होती है उन सबका पैसा इसी में जमा होता है। इसके अलावा हालांकि हमारे पास 2 फंड और हैं। एक कंटिजेंसी फंड है जिसे
जिसे राष्ट्रपति सीधा सीधा कंट्रोल करते हैं और वहां पर संसद की अनुमति की जरूरत नहीं होती पैसा निकालने के लिए। लेकिन दोस्तों यदि भारत सरकार को इस निधि में से कोई फंड निकालना है तो दोस्तों आपको विनियोग विधेयक पास करवाना होगा। मतलब आपको संसद से बिल पास करवाना होगा। किसके लिए मेरे दोस्त? ताकि आप संसद उसमें से पैसा निकाल सकें। किसमें से? संचित निधि से पैसा निकाल सकें। क्लियर? अनुपूरक अनुदान। अनुपूरक अनुदान क्या होता है दोस्त? इसे संसद द्वारा तब स्वीकृति दी जाती है जब किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशि उस वर्ष हेतु चालू वित्तीय अपर्याप्त पाई जाए। मतलब दोस्तों मान लो सरकार एक स्कीम लेकर आई। किसके लिए लेकर आई? मान लीजिए बालिकाओं के लिए लेकर आई, बच्चियों के लिए। ठीक है, तो गर्ल चाइल्ड के लिए कोई स्कीम लेकर सरकार आती है। लेकिन मान लीजिए जो सरकार स्कीम लेकर आई उसमें पैसे कम पड़ गए। क्या हो गया? पैसे कम पड़ गए। तो दोस्तों जब पैसे कम पड़ गए तो ये वाला विधेयक सरकार को बीच में दोबारा पारित करवाना पड़ेगा संसद में। क्यों? पैसे कम पड़ गए तो पैसे निकालने पड़ेंगे। किससे निकालेंगे पैसे? संचित निधि से। तो दोस्तों जब भी आपके सरकार का कोई स्कीम, कोई डिपार्टमेंट का कोई स्कीम, कोई मंत्रालय की कोई स्कीम जो होती है उसमें पैसे की अचानक से कमी पड़ जाए तो दोस्तों उस पैसे को फिर निकालने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा उसको निकालने के लिए मेरे मित्र यहाँ पर जब क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? एक विनियोग विधेयक पास किया जाता है तो उसे अनुपूरक अनुदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपूरक। दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है, अनु मतलब कम पड़ गया, पूरक मतलब पूरा, मतलब जितना पैसा चाहिए था उसमें कमी पड़ गई। क्लियर है मेरे दोस्त? यस। तो उसके लिए अनुपूरक अनुदान किया जाता है। क्लियर है? तो पैसे निकालने के लिए फिर से पास करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला विधेयक किसकी चर्चा कर रहा है? ये कह रहा है जब शुरुआत में ही बजट पास किया तो बजट में क्या बोला कि अगले साल इतना पैसा खर्च होगा। लेकिन कैसे पता चला? अलग अलग मंत्रालय पहले ही सरकार को बोल देते हैं कि हमें अगले साल इतना पैसा चाहिए। क्लियर है मेरे दोस्त? तो सभी मंत्रालय के सभी विभागों द्वारा जो पैसे की डिमांड की जाती है उसके लिए विधेयक पास किया जाता है ताकि सारे पैसे निकाले जा सकें। क्लियर है दोस्त? यस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेखानुदान। लेखानुदान दोस्तों देखो, विनियोग विधेयक के पारित होने में विलंब की स्थिति में लोकसभा लेखानुदान विधेयक पारित कर धन उपलब्ध करा सकती है। तो दोस्तों देखो क्या होता है, मैंने अभी क्या बोला? विनियम अभी जो आपने देखा विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक से क्या होता है? पैसा निकालने की बात होती है। लेकिन मान लो संसद इसको पारित करने में देरी कर देती है, विपक्ष बहुत हल्ला करने लग जाता है कि यार इतना पैसा, मतलब रेलवे ट्रैक बनाएंगे दिल्ली से, है ना, दिल्ली से मुंबई को जोड़ने के लिए रेलवे ट्रैक बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, इसके लिए इतना पैसा चाहिए सरकार को, हम तो नहीं दे रहे। मतलब इतना पैसे की तो जरूरत ही नहीं है, सरकार तो ज़्यादा पैसा मांग रही है ना, कमेटी बैठाई जाए। तो दोस्तों देखो, जब तक कमेटी जाँच करेगी कि ये पैसा जो सरकार मांग रही है, जो सरकार का मंत्रालय मांग रहा है, ये देना चाहिए भी कि नहीं, तो संसद जांच बैठाएगा, इस पे कमेटी बैठाएगा, इसकी पूरी जांच पड़ताल होगी, इनके प्रावधानों की जांच पड़ताल होगी, विकास कार्यों को देखा जाएगा, पिछले कार्यों को देखा जाएगा, है ना, देखा जाएगा किस तरीके से कार्य में कोई घोटाला तो नहीं हो रहा, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, ऑफिसर कैसे काम कर रहे हैं, इंजीनियर कौन कौन से हैं, कौन सी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। सारी बातों से जब संतुष्टि हो जाती है दोस्तों, तब पैसा रिलीज किया जाता है सरकार को। लेकिन इस दौरान मान लो देरी हो जाए, और सरकार को अपना काम तो करना है ना भाई, सरकार रुकेगी थोड़ी ना, देश रुक जाएगा क्या? देश में जो बाकी विकास कार्य हैं वो रुक जाएंगे क्या? नहीं रुकेंगे ना। इसका मतलब तब तक के लिए तो कुछ पैसा चाहिए ना सरकार को काम करने के लिए। उस केस में सरकार लेखानुदान पास करवा सकती है। मतलब यदि संसद कोई देरी करता है विनियोग विधेयक को पास करने में, तो दोस्तों तब तक के लिए जो भी सरकार का थोड़ा मोड़ा खर्चा होगा कुछ समय के लिए, वो लेखानुदान के तहत सरकार निकलवाएगी। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों, तीन तरीके के संसद की कार्यवाही जब होती है मेरे दोस्त, तो संसद की कार्यवाही के दौरान हमारे पास तीन तरीके के काम होते हैं, प्रश्नकाल, शून्यकाल। तो दोस्तों देखो प्रश्नकाल क्या होता है, संसद की कार्यवाही कैसे शुरू होती है? तो प्रश्नकाल संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के पहले घंटे, तो दोस्तों याद रखना दोनों सदनों की बात हो रही है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। क्लियर है मेरे दोस्त? चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों में पहले घंटे का जो समय होता है दोस्तों, वो प्रश्नकाल का होता है। किसमें? प्रश्नकाल का। इसमें क्या कर सकते हैं मंत्री, जो मंत्रियों से, मंत्री याद है ना, मंत्री कौन होते हैं मेरे दोस्त? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो जो मंत्री होते हैं उन्हीं से आप सवाल कर सकते हो। क्लियर है? उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हो। अब दोस्तों उसके बाद आता है प्रश्नकाल को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आवर। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर।
शून्यकाल को क्या बोलते हैं भाई अंग्रेजी में? जीरो आवर। क्या बोलते हैं? जीरो आवर। ठीक है दोस्त, तो शून्यकाल प्रश्नकाल इसको बोलते हैं जीरो आवर। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 1 घंटे का करीब होता ही है, ठीक है, ठीक बाद शून्यकाल 5 से 15 मिनट का होता है मेरे दोस्त। वैसे ये भी हो सकता है 1 घंटे का, लेकिन 5 से 15 मिनट तक रखे, कभी कभी आधा घंटा भी चला जाता है। क्लियर? इसमें सभी सदस्यों को बोलने का समान अवसर दिया जाता है, मतलब इसमें हर सदस्य को बोलने का क्या है? अधिकार है, बराबर अधिकार मिलता है। 5 से 15 मिनट तक का ही होता है, ये शून्यकाल है। क्लियर? इसमें कोई यदि इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। यस। और दोस्तों प्रश्न कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के प्रश्न होते हैं। और समय समाप्ति की घोषणा दोस्तों, तो हम कल की क्लास में अब स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, कि कितने तरीके के हमारे पास क्या होते हैं? प्रश्न होते हैं, और आगे बढ़ेंगे। और हम इसके बाद क्या देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में भी देखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इलेक्शंस के बारे में देखेंगे कि भारत में इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, कौन कौन से आयोगों की स्थापना हुई थी इलेक्शन के, अभी तक जो नियम कानून हुए हैं। क्लियर? इस तरीके से दोस्तों अगले 3 से 4 लेक्चरों में, मैक्सिमम 4 या 5 लेक्चर भी हो सकते हैं, उसमें हमारा पूर्ण रूप से भारतीय राजनीति खत्म हो जाएगी। क्लियर? बहुत सारे अनुच्छेद हमने बीच में डिस्कस किए हैं, बहुत सारे अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस किया है, अलग अलग समितियों के बारे में डिस्कशन हुआ है, राष्ट्रपतियों का डिस्कशन हुआ है, अलग अलग प्रधानमंत्रियों का डिस्कशन हुआ है, उपराष्ट्रपति का डिस्कशन हुआ है, अटॉर्नी जनरल का डिस्कशन हुआ है। दोस्तों इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम इसके MCQ के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप रिवाइज करते रहिए, वीडियो को जन जन तक फैला दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है दोस्तों, तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय। आपके कमेंट्स ना लेने के लिए थोड़ा सा दुख है, लेकिन आपको जो भी डाउटफुल कमेंट्स हों आपके, वो प्लीज़ आप डाउट वाले टेलीग्राम चैनल में अवश्य पोस्ट कर दें, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी दिया था, है ना। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बता दिया था कि यदि आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो इस वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट उत्कर्ष मैक को ज्वाइन कीजिए, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स उत्कर्ष EE को ज्वाइन कीजिए। डाउट सॉल्विंग के लिए 1 दिन के अंतराल में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। और यदि आपको GS का स्पेशल कोई डाउट है तो तीनों ही ग्रुप में आप मेरे नाम को टैग कीजिए @Deepak581, और आपके GS के डाउट्स भी सॉल्व कर दिए जाएंगे 1 दिन के अंदर अंदर। ठीक है दोस्त? यस। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक लाइव 7:15 पे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय सभी स्टूडेंट्स को, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्त, चलिए बाय।